हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ जर्नल। 9 कंसेप्ट्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। आज हम करेंगे जो फर्दर कंसेप्ट जो रह गए थे, आज हमारे ये कंसेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम आज का फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में बैड डेट होते क्या हैं। डेटर्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। अब हमने पैसे लेने हैं क्योंकि हमने उनसे सामान दिया है उन्हें उधार पे। अच्छा, अब कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते हैं, मतलब पैसे नहीं दिए, वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया बिजनेस का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस बंदे का दिवालिया निकल गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया वो, ठीक है। अब वो चुका ही नहीं पाया हमारे पैसे। फॉर एग्जांपल हमने उससे 10,000 लेने थे, अब वो कहता है कि मैं आपको 5,000 ही दे पाऊंगा। जो बाकी 5,000 है वो क्या हो जाएगा, हमारा लॉस, और जो 5,000 है वो हमारे पास कैश आ जाएगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि बैड डेट एक्चुअल में होते क्या हैं। जो डेटर्स हमें पैसे नहीं देते तो हम उसका नाम रख देते हैं बैड डेट्स। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। लाइक देखो, सरताज हु ओन्ड अस 10,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। ओनली 60% कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज एस्टेट एज अ फाइनल डिविडेंड। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ क्या थी। कहते हैं सरताज से हमें 10,000 लेने थे, वो इंसॉल्वेंट, ही इज डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसका दिवालिया निकल चुका है। तो सिर्फ ओनली 60% ही हम उससे रिकवर कर पाएंगे एज अ फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड मतलब इसके बाद 60% के बाद हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। 10,000 का 60% हमारा आता है 6,000। 10,000 का 60% आता है हमारे पास 6,000। तो अब देखो कैश हमारे पास कितना आया। अभी कैश जो आया है, कैश व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 6,000। अब हमने सरताज से कितने पैसे लेने थे, 10,000 लेने थे। तो सरताज हमारा डेटर होगा, तो हमने जब डेबिट किया होगा, अब वो पैसे दे रहा है, इट मीन्स उसको हमने अब क्रेडिट कर दिया ख़त्म करने के लिए 10,000। अब बैड डेट अकाउंट, अब ये बैड डेट क्यों लिखा है, क्योंकि 4,000 हमसे उससे हमें नहीं आएंगे। 4,000 अब कभी नहीं आएंगे। 4,000 का हमारा लॉस हो गया है, और लॉस और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 4,000 का हमने बैड डेट अकाउंट डेबिट कर दिया। समझ आ गई? ये ट्रिपल एंट्री थी, 2 डेबिट हुए हैं और 1 क्रेडिट। पर हमारा डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो सेम ही आएगा। ये देखो 6 और 4 10,000, और क्रेडिट साइड का भी 10,000। ये था ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट। मतलब जब कोई हमें पैसा देने से मना कर देगा या उस बंदे का दिवालिया निकल गया है, वो पैसा उससे हमें आ ही नहीं सकता। ये था बैड डेट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड। अब देखो बैड डेट का मतलब हमें समझ आ गया, रिकवर का मतलब कुछ आ रहा है। अब मतलब अब इसका मतलब है कि उसने पहले हमें मना कर दिया था पैसे देने से, अब वो कहता है कि चलो मैं अब पैसे दे दूंगा, या उसने जैसे कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो, वैसे वाली बात है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कहते हैं रिसीव 4,000 फ्रॉम मुस्कान अगेंस्ट द डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड। अब देखो क्या कहता है, 4,000 हमें मुस्कान से मिल रहा है। किसके अगेंस्ट? कहता है जो डेट थे ना, वो प्रीवियसली पहले राइट ऑफ कर चुके थे हम। क्या, कैसे राइट ऑफ कर चुके थे? एज अ बैड, मतलब बैड डेट हम उसे पहले लिख चुके थे, ठीक है। जो 4,000 हमने पहले लिख दिए थे, अब उससे हमें 4,000 आ रहे हैं। तो देखो कैश तो आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। मतलब अब जो बैड डेट इनकम होगी हमारी, एक तरह से बैड डेट हमारी रिकवर्ड हो रही है। वहाँ पे बैड डेट हमारा खर्चा था इसलिए डेबिट किया था, या हमारी इनकम है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 4,000। ये हमारा कैश अकाउंट और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री बनेगी हमारी बैड डेट रिकवर्ड की। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट और फायर। अब देखो कई बार जब हमारे गुड्स आ रहे होते हैं, किसी शिप पे आ रहे हैं या कैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वो लॉस हो जाते हैं। कुछ टूट गया, मान लो कांच का कोई सामान आ रहा है तो वो टूट गया, कुछ ब्रेकेज हो गई, तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ फायर से अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। अब गुड्स वर्थ, मैं एग्जांपल से देखते हैं आप इसे। गुड्स वर्थ 4,000 वर डिस्ट्रॉय इन अ फायर। 4,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फायर में। स्टॉक ऑफ गुड्स वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। कहते हैं जो हमने स्टॉक पड़ा था ना हमारा, वो हमने इंश्योरेंस उसका करवा रखा था, अगेंस्ट द फायर इंश्योरेंस करवा रखा था। कितना एक्सटेंट? 80% ऑफ वैल्यू, मतलब जितना उसका नुकसान हुआ उसका 80% हमने उसका
इंश्योर्ड करा चुके थे। इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी प्रपोर्शनेट क्लेम इन द कैश। देखो इंश्योरेंस कंपनी क्या, प्रपोर्शनेट का मतलब है कि प्रपोर्शनेट अमाउंट में ही वो क्लेम करेगी पे इन कैश में। अब इसको देखते हैं कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। देखो इतना पता चल गया कि वो हमें देगा 4000 के उसके डिस्ट्रॉय हो गए थे ना, अब 80% उससे हमें आ रहा है। ये देखो 4000 का 80% कैश में आ जाएगा। 4000 का 80% हो गया 3200। उसके बाद 2 परचेजेस क्यों करें, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। गुड्स डिस्ट्रॉय होने के लिए मैंने बताया था कि गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, परचेजेस से। तो हमारे पास गुड्स कितने के चले गए, 4000 के चले गए। अब लॉस कितना हो गया बाय फायर से, 800 का। इसका जो डिफरेंस है वो हम लॉस बाय फायर डाल देंगे। लॉसेस डेबिट होते हैं। अगर बाय ट्रांजिट से होता, बाय थेफ्ट से होता, चोरी से होता, तो वही चीज़ लिखेंगे। ये नहीं कि हमेशा फायर ही लिख देना है। तो लॉस बाय हमने देखना है कि एक्चुअल हमारे जो गुड्स लॉस्ट हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, उसी तरह से लिखेंगे। इसकी एंट्री अब आपको क्लियर है। अब आया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा हर एंट्री में आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2 टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट थे, बट ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये हमेशा हर एंट्री, हर ट्रांजेक्शन में आपको मिलेगी। इसकी 1-2 ट्रांजेक्शंस। एक्सपेंसेस पे एंड आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस पे और आउटस्टैंडिंग। अब देखो एक्सपेंसेस पे तो समझ आ गई कि एक्सपेंसेस हमने पे करने हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी पे नहीं करे, ड्यू बट नॉट पे। ठीक है, ड्यू बट नो पे का मतलब ये है कि मान लो हमारी जो सैलरी है वो अगर 10 को ड्यू होती है और हमें 15-20 दिन बाद मिल रही है, तो ड्यू हो चुकी है पर अभी पे नहीं हुई है। ठीक है, या हमने पे नहीं की है, कैसे भी देख लो, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, वो देखना है कि हमारा एक्सपेंस था। अब देखो सैलरीज ऑफ द, इसको एग्जांपल से देखते हैं। सैलरीज ऑफ द स्टाफ फॉर द करंट ईयर पे। अभी तो सिंपल है कि हमने जो सैलरी है स्टाफ की वो करंट ईयर कौन सा, जो अभी चल रहा है, वो हमने पे कर दी 45,000 की। हमें पता है कि सैलरी हमारा खर्चा है और ऑल खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। 45,000 गया क्या होगा, किस रूप में, हमें किस में दे हुई होगी हमें कैश, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल थी। अब देखो क्या है, कहते हैं सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 15,000 की। अब कहते हैं जो करंट ईयर की है ना वो आउटस्टैंडिंग है, मीन्स ड्यू हो चुकी है बट पे नहीं हुई है। अब देखो अब हमारी क्या है, ये लायबिलिटी है कि हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसे पे करनी है, हम अपने पास उसकी सैलरी नहीं रख सकते। देखो सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज मतलब खर्चा तो हमारा होगा ही होगा 15,000 का, बट अभी कैश नहीं जा रहा। कैश की जगह हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। जब वो पे होगी तो हम टू कैश लिखेंगे, इसको फिर डेबिट कर देंगे। बट अभी तो हमारे कैश नहीं गया है क्योंकि ड्यू है बट नॉट पे। जब तक पे नहीं होता तब तक कैश हमारा नहीं जाता, इसलिए हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग अपनी एक लायबिलिटी बना ली 15,000 की। क्लियर है, सैलरी तो खर्चा था वो तो डेबिट करना ही है, बट उसकी जगह कैश नहीं गया, हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी है। जब हम पे कर देंगे तब कैश चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड एग्जांपल है, ये अभी इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, एक्सपेंसेस पे का। सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस ईयर पहले की हमने कोई पे करी है तो पहले कोई आउटस्टैंडिंग रही होगी तभी हम पे कर रहे हैं ना। वही चीज़ है जैसे मैंने अभी ये सेकंड एग्जांपल में बताया। अब देखो यही सैलरी अब हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कोई प्रीवियस ईयर की पे कर रहे हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग पहले क्रेडिट करी थी, अब उसको डेबिट कर देंगे। एक्चुअल में हम पे करने लगे तो कैश चला गया। अभी क्लियर है, ये आउटस्टैंडिंग इसलिए बनाई थी क्योंकि हमने पे नहीं करी थी, अब पे करने लगे तो टू कैश कर दिया हुआ है। एग्जाम्पल फोर्थ है, सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर पे। सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर मतलब अब हमने अगले साल की जो है नेक्स्ट ईयर की पहले ही पे कर दी है। सैलरी प्रीपेड मतलब जब हम पहले ही पे कर देते हैं नेक्स्ट ईयर की, इन एडवांस नहीं लिखते, वो इनकम के में आएगा, अभी मैं आगे करवाऊंगी। बट जब हम एक्सपेंसेस को पहले ही पे कर रहे हैं वो है सैलरी प्रीपेड, प्रीपेड के नाम से डिनोट करेंगे, वो डेबिट हो जाएगी टू कैश। मतलब हमने कैश तो पे कर ही दिया, अगर हमने प्रीपेड किया है तो हमारा क्या हुआ है, ये कैश चला गया हुआ है। तो 20,000 ये थी 4, पहले करंट ईयर की, उसके बाद करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर मतलब जो हमने आउटस्टैंडिंग थी वो पे कर दी, अब ये नेक्स्ट ईयर की पे कर दी। ये सारे एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लेना है इसे।
उसके बाद है इनकम रिसीव एंड आउटस्टैंडिंग। ये थी एक्सपेंसेस पे एंड आउटस्टैंडिंग। अब है इनकम, कोई हमें इनकम मिलने वाली है, वो अभी आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, ड्यू बट नॉट पे ना, ड्यू। अब इनकम है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ड्यू बट नॉट रिसीव। ठीक है, चलो अब इसको आगे देखते हैं। रेंट ऑफ द करंट ईयर रिसीव। अब देखो वहाँ पे वर्ड्स आए थे ना, यहाँ पे क्या वर्ड्स आएंगे, रिसीव, क्योंकि इनकम की बात हो रही है और इनकम हमेशा रिसीव मिलती ही है। रेंट ऑफ द करंट ईयर रिसीव। अब हमने करंट ईयर का रिसीव करा है, देखो कैश आ गया हुआ है और रेंट रिसीव हमारी इनकम है, तो 70,000 से हमने उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारी ये इनकम थी, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। नेक्स्ट है रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव। अब देखो ड्यू बट नॉट रिसीव, यहीं से क्लियर हो चुका है कि हमारा अभी मिला नहीं है हमें। तो देखो रेंट रिसीव, जैसे हमने वहाँ सैलरी पे हमारा खर्चा था, हमने डेबिट कर दिया था, यह हमारी इनकम है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, बट अभी हमारे पास कैश नहीं आया। वहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं, इनकम में वर्ड्स यूज़ करते हैं अक्रूड, मतलब अभी मिली नहीं है। तो रेंट अक्रूड अकाउंट डेबिट 30,000, जब मिल जाएगी तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, जैसे हमने वहाँ पे आउटस्टैंडिंग डेबिट किया था। अब नेक्स्ट है रेंट ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव 24,000। 24,000 लास्ट ईयर का रिसीव करा है, मतलब पहले कोई अक्रूड होगी तभी है ना, वो अब मिल रही है हमें। तो कैश आ चुका है 24,000 का, 20,000 का, और टू रेंट अक्रूड 20,000, मतलब जो रेंट अक्रूड हमने डेबिट किया था अब क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारे पास अब कैश आ गया है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ईयर की, जो 4 ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसेस में थे वही 4 इनकम में भी है। तो रेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, हमारे अब नेक्स्ट ईयर का रिसीव जो है पहले ही कर लिया हुआ है, कैश आ गया हुआ है। रेंट रिसीव इन एडवांस, यहाँ पे इन एडवांस यूज़ होगा क्योंकि हमने इन एडवांस में अपने रेंट को रिसीव कर लिया है। तो 22,000 देखो ये 4 क्या थी, करंट ईयर की रिसीव करी तो कैश आ जाता है, ड्यू है बट नॉट रिसीव है तो कैश नहीं आता है, हम अक्रूड नाम का एक डेबिट मतलब एसेट बना लेते होते हैं, जब वो रिसीव हो जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे, नेक्स्ट ईयर की इन एडवांस में हो जाएगी। ठीक है, अब है ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और सप्लायर। अब देखो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी होती है जो हम किसी के बिहाफ पे करते हैं, लाइक कस्टमर के बिहाफ पे कर दिया। अब हमने सेल्स करी है, सेल्स करने के लिए सेल्स कर दी हुई है, अब हमने उसको भेजना है सामान, लाइक कोई रिक्शे पर करेंगे तो जो रिक्शे के पैसे वो अगर मैंने पे कर दिए, मतलब किसी हमने कस्टमर की जो पेमेंट थी वो अपनी कर दी, मतलब उसके बिहाफ पे जो हमने पेमेंट करी है उसके क्या ट्रीटमेंट्स होंगे। लाइक देखो कार्टेज, अब एग्जांपल देखो, कार्टेज पे ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर भूषण के जो कार्टेज मतलब रिक्शे वगैरह का जो किराया था वो हमने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर, भूषण नाम दे दिया उसका कस्टमर का 5,000। अब देखो ये तो है नहीं कि हम उससे पैसे नहीं लेंगे, पैसे तो हमें लेने ही हैं। अब हमारी तरफ से तो कैश चला गया एक तरह से 5,000, बाद में हम ले लेंगे तो उस बंदे का नाम लिख देंगे भूषण अकाउंट, जिससे भी हमने भूषण अकाउंट हमें डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमने उससे डेटर बना लिया कि हमें उससे पैसे लेने हैं, बाद में हम उससे पैसे वो ले लेंगे, एक तरफ से हमने अभी उसके बिहाफ पे किए हैं। भूषण अकाउंट डेबिट, एक तरफ से हमारा कैश चला गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, मतलब जो प्रॉफिट है और लॉस ऑन सेल। अब देखो ये तो है कि जब हम कुछ सामान बेचते हैं या कुछ खरीदते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस तो होता ही है। अब प्रॉफिट और लॉस 2 तरह से हो सकता है, या तो हमने गुड्स बेचे हों या हमने एसेट बेचा हो। अब गुड्स की बात करते हैं, गुड्स क्या होते हैं, जो हमने सामान बेचा है, रेगुलर में कुछ भी बेचा है। ठीक है, एसेट होते हैं जो बड़े एसेट्स हो गए, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सब क्या हैं, एसेट्स हैं हमारे। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं गुड्स की। गुड्स कॉस्टिंग 3,000 सोल्ड फॉर 3,500। अब मेरी बात सुनो, जो गुड्स होते हैं ना उसमें हम प्रॉफिट या लॉस शो नहीं करते, हम नेट अमाउंट पे उसको लिखते हैं। देखो अब गुड्स थे 3,000 के, जो हमने बेचे 3,500 में, एक्चुअल में हमें दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हो गया 500 का, बट हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गुड्स है। तो कैश अकाउंट डेबिट 3,500, जितने के भी बेचे, अगर वो यहाँ पे 3,000 का और 2,500 का बेचता तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाती, 2,500।
चाहे वो लॉस हो चाहे वो कैसे भी हो, हमें नेट अमाउंट पे उसको एंट्री करनी है गुड्स की है जो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब मैंने बताया कि गुड्स को अगर रिप्रेजेंट करने हैं तो परचेज या सेल्स से। अब ये सेल्स करी है ना, सोल्ड है, तो हमने सेल्स से रिप्रेजेंट कर दिया उसे, ठीक है। अगर हमने अब एसेट बेचा हो, अब एसेट का ट्रीटमेंट देखो क्या होगा। फर्नीचर कॉस्टिंग 18,000 इज सोल्ड फॉर 16,000। अब देखो फर्नीचर जो उसकी कॉस्ट थी 18,000, बट वो बिका कितने में, 16,000 का। हमें पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 2,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो कितना कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 16,000, क्योंकि बिका कितने का एक्चुअल में, 16,000 का। फर्नीचर कितने का चला गया, 18,000 का टू फर्नीचर। अब लॉस ऑन सेल, कितने का लॉस हो गया, 2,000 का लॉस हो गया। लॉसेस क्या होती हैं, डेबिट होते हैं। अगर इसकी जगह प्रॉफिट होता तो क्या आता, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन सेल। अगर 2,000 का प्रॉफिट हो जाता, अगर ये 20,000 की बिक जाती तो यहाँ पे क्या आ जाता, टू प्रॉफिट ऑन सेल, फिर लॉस नहीं आता। अभी लॉस हुआ है तो हम लॉसेस डेबिट होते हैं, और प्रॉफिट होता तो ये क्रेडिट होते हैं, ठीक है। ये थे हमारे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, मतलब गुड्स पे क्या ट्रीटमेंट होगा और एसेट पे क्या ट्रीटमेंट होगा। इसका मतलब है कि हमें गुड्स पे शो नहीं करना प्रॉफिट और लॉस, और एसेट्स पे शो करना है, कुछ भी लॉस होता है या कुछ भी प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है ये समझो। कई बार क्या होता है, कुछ अमाउंट्स ज़्यादा होती हैं, लाइक डेबिट। डेबिट के मैं एंट्रीज बताती हूँ। डेबिट लाइक हो गया, सैलरी पे कर दी, वेजेस पे कर दी, रेंट पे कर दिया, मतलब कुछ भी जो खर्चा है वो हमने पे किया। अब जाएगा कैसे, तीनों चार खर्चों में जाएगा तो कैश ही, मतलब हमने उस ट्रांजेक्शन को इकट्ठा कर दिया अलग अलग करने के बजाय। अगर मैं अलग अलग करती तो क्या होता, गलत वो भी नहीं होगा। सैलरी पे टू कैश, वेजेस पे टू कैश, रेंट पे टू कैश, गलत वो भी नहीं है। बट एक अगर हमने एंट्री को इकट्ठा कर देते हैं, कंपाउंड उसको बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री, कि हमने एक ही ट्रांजैक्शन का तीनों मतलब जो कॉमन चीज़ है, जा क्या रहा था, तीनों में कैश ही जा रहा था, इसलिए हमने उस ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर दिया। अब देखो इसके क्या है, ये एंट्री तभी पास होगी जब ये फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन द सेम डे, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए वो सेम डे होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन कल हुई है, परसों हुई है, तो ऐसे हमने, और एक आज हुई है, तो तीनों ट्रांजैक्शन को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है अलग अलग डे पे हुई है। अगर सेम डे पे हुई है तभी कंपाउंड जर्नल एंट्री बनेगी। सेकेंड है एटलीस्ट वन आस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी एक वन एक्सपेक्ट जो है इस ट्रांजैक्शन में कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, सैलरी पे करी, वेजेस पे, मतलब ये तीनों कॉमन है और तीनों में जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो एक ट्रांजैक्शन कॉमन होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व आर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा है तभी हम एंट्री को इकट्ठा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व आर मोर देन 2, अगर 2 अकाउंट से ज़्यादा है तो ही हम एंट्री को इकट्ठा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। एग्जांपल है सैलरीज पे 5,000, वेजेस पे 2,000, इंटरेस्ट पे 1,000। हमें पता चल रहा है कि तीनों ही हमारे खर्चे हैं, कोई डेट भी नहीं बता रखी, ठीक है। तो हम इसको अज्यूम कर लिया कि एक ही दिन होगी। अब जा क्या रहा है तीनों में, अगर हम पे करेंगे, कुछ भी पे करते हैं तो हमारा क्या जाता है, कैश जाता है। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा है। वेजेस अकाउंट डेबिट, ये भी हमारा खर्चा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये भी हमारा खर्चा है। और टू कैश, गया क्या, कैश गया 8,000। तीनों का हमने टोटल कर दिया और कैश को गोज आउट कर दिया। तो इसे बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, जब हम तीनों चारों एंट्रीज को इकट्ठा, ये देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। इसमें मोर देन 2 अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शन भी एक ही दिन हुई है, और एक एक्सपेक्ट कॉमन है। कौन सा कॉमन है कि तीनों में ही हमारा कैश गया है, ठीक है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर दी। ये थी कंपाउंड जर्नल एंट्री की एग्जांपल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग एंट्री। अब देखो ओपनिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं। ओपनिंग एंट्रीज होती हैं जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कुछ लाइक अब हम न्यू बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ नया नहीं होगा, कुछ पुराना नहीं होगा, सब नया होगा, ठीक है। कुछ भी पुराना नहीं होगा, मतलब कोई भी बैलेंस मतलब पहले ईयर से उठा के अभी नहीं डाला होगा, ठीक है। सब कुछ नया होगा। हमने अगर फर्नीचर लाए हैं वो भी न्यू है, कैश है वो भी हमने अभी इन्वेस्ट किया है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। बट अगर हमने कोई पुराना बिजनेस बंद करके अब नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो कुछ सामान हम ये तो नहीं है कि वहीं छोड़ आए, हम नया मतलब जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पुराना
सामान ले आते हैं, कुछ कैश पड़ा था वो भी ले आते हैं, तो उसे बोलते हैं ओपनिंग। मतलब अब ओपनिंग एंट्री हम पास करेंगे जो हमारे पास पड़ा हुआ था एक्चुअल में सामान। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता कौन सा है, पहले ये देखो। फाइनेंशियल ईयर हमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। पर हम फाइनेंशियल ईयर में काम करते हैं अकाउंटिंग ईयर, इसको क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो जो ओपनिंग एंट्री पास होगी वो कब होगी? 1 अप्रैल को पास होगी। ये डेट भी नोट कर लेना, तो डेट से भी पता चल जाता है कि हमारी ओपनिंग एंट्री पास होगी। देखो ओपनिंग एंट्री में क्या होते हैं, सारे एसेट्स, क्योंकि उस टाइम हम अपना बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं या हम पुराने बिजनेस से कुछ भी लेके आए हैं, सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे। टू लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी की नीचे क्रेडिट होती है इसलिए उसको क्रेडिट किया है, सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल भी हमारी क्रेडिट, मतलब जो हमारी पूंजी है वो भी हमारी क्रेडिट होती है, टू कैपिटल करेंगे। ये एंट्री ओपनिंग एंट्री है, छोटी सी है। जितने भी एसेट्स हैं हमें पता होना चाहिए हमारे एसेट्स कौन कौन से। कैश भी हमारा एसेट है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, प्लांट, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। सारे एसेट्स डेबिट होंगे, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट होंगी, चाहे बिल्स पेबल है, चाहे क्रेडिटर्स है, चाहे लोन ले रखा है हमने। लोन टेकन हमारा लाइबिलिटी है, लोन एडवांस हमारा एसेट्स है। तो देख लेना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। और कैपिटल एक ही है, कैपिटल हमारी क्रेडिट होती है। इफ़ कैपिटल इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर कैपिटल हमें दे ही नहीं रखी, मान लो ये कैपिटल हमें दे ही नहीं रखी, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल कैसे निकालेंगे? जितने भी डेबिट्स हैं, जितने भी क्रेडिट्स हैं, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे, वो जो बैलेंस आएगा वो हमारा कैपिटल होगा। क्योंकि कई बार होता है कि कैपिटल नहीं दे रखी होती क्वेश्चन में, तो टोटल डेबिट्स माइनस टोटल क्रेडिट्स इज इक्वल टू कैपिटल, ये हमारा कैपिटल आ जाएगा। इन केस कैपिटल इज गिवन, कैपिटल हमारी क्वेश्चन में दे रखी है, फिर भी डिफरेंस आ रहा है, मतलब कहीं पे हमारी बैलेंस नहीं हो रही, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए ना, वो हमारे इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इन केस कैपिटल इज गिवन द डिफरेंस कम्स ऑन द डेबिट साइड, और डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, गुडविल अकाउंट। उसको फिर ब्रैकेट में डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर, कि हमारा ये बैलेंस नहीं हो रहा था, बैलेंस की जगह हम क्या डालते हैं, गुडविल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ये भी नहीं लिखा, अगर कैपिटल भी गिवन हो और डेबिट साइड भी ना आ रहा हो तो उसकी जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, उसको ले लेंगे बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, ये तब होगा जब मान लो कि एसेट अकाउंट भी हो गया, लाइबिलिटीज़ भी हैं, कैपिटल भी है, और डिफरेंस फिर भी हमारा क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ये तो डेबिट साइड की बात है ना, कि अगर डेबिट साइड पे आता है तो गुडविल लेंगे, अगर आई क्रेडिट साइड पे रहा हो तो हम क्या लेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ओपनिंग एंट्री कैसी होगी। कैश अकाउंट दे रखा है 15, बैंक अकाउंट इतना है, स्टॉक इतना है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हैं इतनी दे रखी है, बिल्स पेबल इतने दे रखे हैं। अब हमें पता है एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटी कौन से है, फटाफट से हम इसे कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हैं, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, इसलिए 2 कर दिया। अब देखो फिर भी हमारी एंट्री मैच नहीं हो रही, 30,000 से हमारा डिफरेंस आ रहा है और कैपिटल नहीं दे रखा, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिए, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, 30,000 कैपिटल की। ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री। बच्चे ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जर्नल के, जो हमें हेल्प करेंगे जर्नल एंट्रीज पास करने में। अब मैं आपको ये सारे कंसेप्ट्स करा चुकी हूँ, ये जितने भी कंसेप्ट्स थे टोटल वो सारे आप रीड कर लीजिएगा, सारे पढ़ लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आ गई उसमें हम इलस्ट्रेशन करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्चुअल में वो जर्नल एंट्रीज पास कैसे होती है विद नरेशन के साथ। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।